नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पूरी परीक्षा वाणी को वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का आज 21वां भाग होगा। अभी तक हमने 20 भाग में 1000 प्रश्नों को कवर किया है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा वाणी से बने हैं, सीरियल वाइज मैंने बनाए हैं। हर पेज से, हर पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। इस पूरी सीरीज में हम पूरी परीक्षा वाणी को इसी प्रकार कवर करेंगे ताकि आपका परीक्षा वाणी से कोई भी प्रश्न किसी भी पेज से, किसी भी पैराग्राफ से बने, आप उसका आंसर सही टिक करें। ये हमारा आज 21वां भाग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो हमारे प्रीवियस पार्ट हैं उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फलोद्यान का देश किसे कहा जाता है? फलोद्यान का देश चौबटिया को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं से हमने शुरू किया है जहां लास्ट वीडियो में छोड़ा था। सारी सीरीज जो है ये बिल्कुल सीरीज वाइज है, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखकर ही आगे चलना है। चलिए, नेक्स्ट है, फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? फल संरक्षण एवं शोध केंद्र ये भी आपके अल्मोड़ा के चौबटिया में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है। देखिए, चौबटिया को फलोद्यान का देश कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो ऑर्चिड कंट्री इसको कहा जाता है। यहीं पर आपका फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी है। इसके अलावा यहीं पर चौबटिया उद्यान की स्थापना को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। चौबटिया उद्यान ये आपके 1869 में बनाया गया था, जिसके पहले सुपरिटेंडेंट डब्ल्यू क्रो थे। ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है, चौबटिया में जो हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? तो यह चौबटिया के अंदर 1932 में बनाया गया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा जनपद है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद भी आपका पिथौरागढ़ है। ये अपनी सीमा चीन यानी तिब्बत के साथ भी साझा करता है और नेपाल के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है। इसका गठन 24 फरवरी 1960 को किया गया था, ठीक है। जो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जिले हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, तीनों का गठन आपका फरवरी 1960 में हुआ था। तो ऐसे भी पूछा जाता है, उत्तराखंड के सीमांत जिलों का गठन कब हुआ? आप बताएंगे 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है? तो छोटा कश्मीर ये कहा जाता है पिथौरागढ़ को। मिनी कश्मीर किसे कहते हैं? पिथौरागढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने किस किले का नाम लंदन फोर्ट रखा था? देखिए, पिथौरागढ़ में एक किला है जिसका नाम क्या है? लंदन फोर्ट, और यह नाम अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था। इससे पहले इस किले का नाम क्या था? वो था सिमलगढ़ का किला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, सिमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। इसका नया नाम क्या है? लंदन फोर्ट, ठीक है। अंग्रेजों ने इसका नाम लंदन फोर्ट रखा था। प्रश्न बनता है, यह जो सिमलगढ़ का किला है यह बनवाया किसने था? तो जब कुमाऊं में गोरखाओं का शासन था 1791 में, जो पहला गोरखा सूबेदार था, जो पहला सूबा था, सूबा जोगामल, उसके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था 1791 में। बाद में जब अंग्रेजों ने यहां से गोरखाओं को हटाया और कुमाऊं पे अपना शासन स्थापित किया, तो इसका नाम बदलकर लंदन फोर्ट कर दिया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुनस्यारी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है? तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश ये किस पर्वत को कहा जाता है? पूछा जा सकता है ओम पर्वत को। ओम पर्वत आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इसी को आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है। ओम पर्वत की खोज किसने करी थी? तो विपिन चंद्र पांडे ने इसकी खोज करी थी, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नारायण स्वामी द्वारा नारायण आश्रम का निर्माण कब कराया गया था?
देखिए नारायण आश्रम, इसके संस्थापक थे नारायण स्वामी। इन्होंने यह आश्रम पिथौरागढ़ में बनवाया था। ठीक है, पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में ये आश्रम स्थित है। और कब करवाया था? 1936 में। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर है, हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में है आपका नारायण आश्रम, जो कि 1936 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा मंदिर अपने रहस्यों के लिए विख्यात है? तो अपने रहस्यों के लिए विख्यात मंदिर है आपका पिथौरागढ़ का हाट कालिका मंदिर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर कौन से जनपद में है? तो ये आपके पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो गंगोली हाट है वहां आपका ये मंदिर स्थित है। अब देखिए इस मंदिर को लेकर जो आपके प्रमुख रहस्य हैं वो क्या रहस्य हैं, पूछा जा सकता है। पहला रहस्य तो ये है कि इस मंदिर के अंदर जब रात होती है तो यहाँ पर सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है और बाहर से मंदिर को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो बिस्तर पर किसी के सोने के निशान दिखाई देते हैं। एक ये रहस्य है। दूसरा एक और रहस्य इस मंदिर से जुड़ा है कि यहीं पर एक कुंड है जहां पर जब बकरों की बलि दी जाती है, 1000 बकरों की भी अगर वहां पे बलि दी जाती है तो भी वो कुंड जो है कभी भी नहीं भरता। तो इन्हीं रहस्यों के कारण यह मंदिर जो है काफी विख्यात है। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, वे जवान जो रणभूमि में जाते हैं उनकी रक्षक किस देवी को माना जाता है? तो हाट कालिका मंदिर में जो है इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? पाताल भुवनेश्वर गुफा आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका निवास है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि किस जगह पर या किस स्थान पर 33 करोड़ देवी देवताओं की निवास होने की मान्यता है? तो वो है पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि पिथौरागढ़ में है, और पाताल रुद्रेश्वर गुफा वो आपके चंपावत में है। दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम कहां पर होता है? पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम आपके रामेश्वर में होता है, और रामेश्वर ये जगह भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और एक और चीज मैं फ्रेंड्स यहां पे आपको कहूंगा, देखिए हमने कहा था ये सीरीज हमारी सीरियल वाइज चलेगी और अभी हम परीक्षा वाणी के 90वें अध्याय में हैं जहां पर आपके पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल जिलेवार दिए गए हैं। तो उसी पूरे चैप्टर को मैंने इसी प्रकार वन लाइनर्स में सीरियल वाइज बनाया है, इसीलिए आपको एक जनपद के ही क्वेश्चन अभी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी हम पिथौरागढ़ को कवर कर रहे हैं, ऐसे हमने शुरुआत के जो सारे जनपद थे, चाहे वो आपका चमोली हो, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उन सबको हम कवर कर चुके हैं इन्हीं प्रश्नों में। तो अगर आपने इन प्रश्नों को कवर कर दिया, आपको वो चैप्टर इस तरीके से दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको इन वन लाइनर्स में ही करवा दिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, पिथौरागढ़ स्थित धारचूला किस नदी के तट पर स्थित है? धारचूला आपके काली नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ऊनी वस्त्रों के लिए, कालीन के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है धारचूला। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे केदार जू के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी कि किसे केदार जू के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है यहाँ पे थल केदार। ठीक है, तो केदार जू जो कि पिथौरागढ़ में है, इसे हम थल केदार के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, धारचूला और मुनस्यारी के लोगों के लिए किस स्थान का महत्व हरिद्वार के समान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक करना। देखिए धारचूला के जो निवासी हैं, मुनस्यारी के जो निवासी हैं, इन लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व है छिपला केदार का। यानी कि जितना महत्व हम लोगों के लिए या जो हरिद्वार के साइड रहते हैं या अन्य जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो महत्व हरिद्वार का है, वही महत्व धारचूला और मुनस्यारी के लोगों के लिए छिपला केदार का है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस जगह को हरिद्वार के समान माना जाता है? छिपला केदार कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, गरुड़ प्रपात कहाँ स्थित है? गरुड़ प्रपात पूछे, बिरथी प्रपात पूछे, भेलछड़ा प्रपात पूछे, ये सारे प्रपात आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, टोटा नौला नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? टोटा नौला ये भी आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है,
जयंती मंदिर या जिसे ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जयंती मंदिर पूछे या इसे ही ध्वज मंदिर भी कहते हैं, और यह मंदिर भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तालेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो आपका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है तालेश्वर, पूछा जा सकता है कौन से जनपद में है, पिथौरागढ़ में है, और किन नदियों के संगम पर है, तो ये आपका काली और कटिपानी गाढ़ नदियों के संगम पर है। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा देवल समेत मंदिर, जिसे चैंतौल भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है। तो देवल समेत देवता का जो मंदिर है यह भी पिथौरागढ़ में स्थित है और इन्हें चैंतौल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है। देखिए कल वाली वीडियो में हमने देखा था उत्तर का काशी किसे कहते हैं, तो उत्तर का काशी विभाडेश्वर को कहा गया है। उत्तर का वाराणसी पूछेगा तो वो बागेश्वर को कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बागेश्वर किन पर्वतों के मध्य में स्थित है। जो बागेश्वर है आपका यह किन पर्वतों के मध्य में है, तो यह आपके भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। देखिए बागेश्वर के चारों ओर कोई ना कोई एक प्रसिद्ध जगह है जो आपको पूछी जाती है। बागेश्वर के जो आपका भीलेश्वर पर्वत है ये बागेश्वर की पूर्वी साइड है, पश्चिम में नीलेश्वर है पर्वत, ठीक है, दक्षिण की साइड अग्निकुंड है और उत्तर की साइड बागेश्वर के सूरज कुंड है। तो पूछा जा सकता है। ठीक है, पूर्व में है भीलेश्वर और पश्चिम में है नीलेश्वर पर्वत, उत्तर में आपका सूरज कुंड है और दक्षिण में आपका अग्नि कुंड है। नेक्स्ट है हमारा बागेश्वर का गठन कब किया गया था। बागेश्वर का जनपद के रूप में गठन कब हुआ, यह हुआ 1997 में। ठीक है, 1997 इसका सही आंसर है। नया जनपद बनने से पहले बागेश्वर किस जनपद की एक तहसील थी, तो ये पहले अल्मोड़ा का एक हिस्सा था। ठीक है, बाद में इसे 1997 में एक अलग जनपद बनाया गया। मानस खंड में गोमती को क्या माना गया है, तो मानस खंड में गोमती नदी को यमुना माना गया है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि मानस खंड में गोमती नदी को क्या कहा गया है, तो इसे यमुना कहा गया है और सरयू नदी को गंगा कहा गया है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, यानी कि इनकी तुलना गंगा और यमुना से की गई है। गोमती को यमुना और सरयू को गंगा। मानस खंड में सरयू और गोमती के संगम को क्या कहा गया है। जहां पर मानस खंड में यह बताया गया है कि जहां पर सरयू और गोमती इन दोनों का संगम होता है, आप जानते हैं इन दोनों का संगम बागेश्वर में होता है, तो उसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना गया है। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मानस खंड में सरयू और गोमती इनके संगम को क्या कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जब इन दोनों के संगम को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है और आप जानते हैं इनका संगम बागेश्वर में होता है, तो क्या ऐसे नहीं बना सकता कि इनमें से किस जगह को तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, तो आप बताएंगे बागेश्वर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी जो है ये आपके पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर है, पिंगनाथ की पहाड़ियों पर। कौसानी का पूर्व नाम क्या था, कौसानी का पूर्व नाम था बलना। ठीक है, ये जो तीन इंपॉर्टेंट आपके राज्य हैं, छोटे छोटे जनपद हैं, जो एक आपका रुद्रप्रयाग, एक आपका बागेश्वर और एक आपका चंपावत, तीनों के नामों को लेकर कंफ्यूजन होता है और ये पूछे जाते हैं। हमने रुद्रप्रयाग वाली वीडियो में देखा कि रुद्रप्रयाग का पूर्व नाम या महाभारत में क्या नाम है, रुद्राव्रत। इसी प्रकार कौसानी का आपको याद रखना है बलना और चंपावत का कुमु, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे। महात्मा गांधी कौसानी में 1929 में आए थे और 12 दिनों तक वे कौसानी में रुके थे। कहीं कहीं पर 14 दिन भी देखने को मिलता है, जो कि गलत है। 12 दिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं 12 और 14, तो आप 12 को ही टिक करेंगे। अगर 12 ना हो तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी कौसानी में कितने दिन रहे थे, 12 दिन रहे थे। 1929 में वो यहां पे आए थे और उन्होंने कौसानी को क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड, ये भी पूछा जाता है। ठीक है,
महात्मा गांधी ने अपने किस पत्रिका में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो यंग इंडिया में कहा था। ठीक है, जब वो कौसानी में आए, यहाँ पे वो जिस जगह पर रुके उसे अनाशक्ति आश्रम कहा गया, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर जो उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखा था अनाशक्ति योग नाम से, तो वो उन्होंने उसी जगह पर लिखा, उस जगह का नाम हुआ अनाशक्ति आश्रम। क्वेश्चन बन सकता है कि किस जनपद में अनाशक्ति आश्रम है? तो ये बागेश्वर में है, जहां महात्मा गांधी रुके थे। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहां हुआ था? सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म कौसानी में होता है, वर्ष 1900 में इनका जन्म होता है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत पहले व्यक्ति थे जिनको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी किस रचना के लिए मिला था? इनकी रचना है चिदंबरा। इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ का हिंदी पुरस्कार मिला था। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा के लिए ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस वर्ष सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये आपने कमेंट करके बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, बैजनाथ किनके संगम पर स्थित है? जो आपका बैजनाथ है यहां गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है। पार्वती जी की आदमकद पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो देखिए, पार्वती जी की आदमकद पत्थर की मूर्ति यह बैजनाथ में स्थित है। ठीक है, यानी कि बैजनाथ में स्थापित है। बैजनाथ के जो मुख्य मंदिर है बैजनाथ धाम का, यहाँ का जो मुख्य मंदिर है उस मंदिर में पार्वती जी की आदमकद पत्थर की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और यह मूर्ति पत्थर की बनी है, लेकिन जब इस मूर्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह मूर्ति कांसे की बनी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी मूर्ति पत्थर की बनी होने के बावजूद कांसे की प्रतीत होती है? तो वो है पार्वती जी की जो यह मूर्ति है, जो कि बैजनाथ के मुख्य मंदिर में रखी गई है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर जनपद में ही माना जाता है। ठीक है, अगर किसी एक जनपद का नाम पूछा जाएगा तो ये आपके बागेश्वर में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है कोट भ्रामरी को। ठीक है, कोट भ्रामरी देवी किस वंश की अधिष्ठात्री देवी थी? कत्यूरी राजवंश। ठीक है, और इनका भी मंदिर कहाँ है? बैजनाथ धाम में। नेक्स्ट है हमारा, भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? देखिए, भद्रकाली शक्तिपीठ ये आपके बागेश्वर में स्थित है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमने रुद्रप्रयाग वाला जनपद पढ़ा था, जब हमने उसके इसी प्रकार प्रश्नों को देखा, वहां पर एक जगह था कालीमठ। ठीक है, जहां के कविल्टा नामक जगह पर कालिदास का जन्म हुआ। तो रुद्रप्रयाग का जो कालीमठ है, इसके समान माना जाता है इस जगह को, भद्रकाली शक्तिपीठ को। इसकी जो पूरी प्रतिष्ठा है वो काली मठ के समान है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल में जो काली मठ है, कुमाऊं में किस जगह के साथ उसकी समान प्रतिष्ठा या किसके साथ उसकी तुलना की जा सकती है? तो वो है भद्रकाली शक्तिपीठ, जो कि आपके बागेश्वर जनपद में है। ठीक है, यानी कि जो ये भद्रकाली शक्तिपीठ है, इसकी प्रतिष्ठा काली मठ के समान है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है? कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नौढुंगिया भवन कहाँ स्थित है? नौढुंगिया भवन ये आपके चंपावत के मांदली गांव में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको गांव भी याद रखना है, क्योंकि हाल ही में किसी एग्जाम के अंदर चंद्रकुंवर भरतवाल का जन्म जिस गांव में हुआ, उस गांव का नाम वहां पर पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नौढुंगिया भवन ये चंपावत में है, मांदली गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, बालेश्वर मंदिर ये भी आपके चंपावत जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बालेश्वर मंदिर को बागेश्वर में टिक मत कर देना। बालेश्वर मंदिर आपके चंपावत में है। बेसिकली चंपावत में आपके 7 बड़े प्राचीन मंदिर हैं। 7 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है चंपावत में, जिन मंदिरों को सप्तेश्वर कहा जाता है। तो प्रश्न अगर बने सप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? ये चंपावत में है। उन 7 प्राचीन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है बालेश्वर मंदिर को। ठीक है, अन्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, बालेश्वर मंदिर के अलावा चंपावत में जो 7 मंदिर है, इनमें आपका डिप्टेश्वर मंदिर है, क्रांतेश्वर मंदिर है, ताड़केश्वर मंदिर है, ऋषिशेश्वर मंदिर है, घटकेश्वर मंदिर और मानेश्वर मंदिर। इन 7 मंदिरों का समूह है, और उन्हीं में सबसे प्राचीन और सबसे अच्छा प्राचीन और उल्लेख जिसका मानसखंड में भी मिलता है, वो है बालेश्वर मंदिर।
पूछा जा सकता है। ठीक है, इस मंदिर का उल्लेख आपके मानस खंड में भी मिलता है। ठीक, चलिए, चंपावत जिले का गठन कब किया गया था? चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या था? चंपावत का प्राचीन नाम था कुमू। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है? चंपावत आपका चंपावती और गड़कीगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंगला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? हिंगला देवी मंदिर आपके चंपावत में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। हिंगला देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में। फेमस क्यों है? तो देखिए, इस मंदिर के भीतर एक 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी 1 फीट ऊंची आपकी कुर्मशिला यहां पर रखी गई है। ठीक है, किस मंदिर के अंदर आपकी कुर्मशिला है? यह है आपके हिंगला देवी मंदिर के भीतर। और इसी कुर्मशिला के आधार पर माना जाता है कि इसका नाम क्या पड़ा? प्राचीन नाम इसका कुर्मांचल या कुमाऊं इसका नाम पड़ा। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम। तो यह भी पूछा जा सकता है। आपको सीधा प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से किस मंदिर के भीतर कुर्मशिला रखी गई है? तो वो वहां है आपके हिंगला देवी मंदिर में। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी के आधार पर इस क्षेत्र का नाम कुर्मांचल या कुमाऊं पड़ा। हालांकि कुमू पर्वत जो यहां पर है उसके आधार पर भी इसका नाम कुमाऊं पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? क्रांतेश्वर महादेव मंदिर पूछे या घटोत्कच मंदिर, ये दोनों आपके चंपावत जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट है, चंपावत में स्थित एक हथिया नौला का निर्माण किसने किया था? देखिए, आपका एक हथिया नौला ये चंपावत में है और इसका निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री और जो इनकी बेटी थी जिनका नाम था कस्तूरी, तो इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आपको इसका नाम भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो एक हथिया नौला कहाँ है? चंपावत में है और इसका निर्माण करवाया किसने था? जगन्नाथ मिस्त्री ने और उनकी पुत्री कस्तूरी ने। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ लेगा कि एक हथिया नौला का निर्माण जिसने करवाया था जगन्नाथ मिस्त्री, उनकी पुत्री का नाम क्या था? तो कस्तूरी था। नेक्स्ट है, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? बाणासुर का किला ये आपके लोहाघाट चंपावत में है और इस किले का स्थानीय नाम है मारकोट का किला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका बाणासुर का किला है इसे स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम इसका क्या है? तो वो है मारकोट का किला। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना आपके चंपावत का जो मायावती आश्रम है यहाँ पर करी थी 1901 में। ठीक है, वाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? वाराही देवी मंदिर आपके देवीधुरा चंपावत में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वाराही देवी मंदिर। किस अवसर पर बगवाल मेला लगता है? देखिए, पाषाण युद्ध के लिए काफी प्रसिद्ध मेला है बगवाल मेला और ये आपके रक्षाबंधन के अवसर पे लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? जो यही वाराही देवी मंदिर है देवीधुरा में, यहाँ पर ये मेला लगता है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। कब लगता है? रक्षाबंधन पर। इस मेले को, यहाँ जो बगवाल मेला है इसे आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं। बगवाल मेले का उल्लेख जिम कॉर्बेट ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो देखिए, इस बगवाल मेले के बारे में अपनी किताब में लिखा है जिम कॉर्बेट ने, जिस किताब का नाम है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट की काफ़ी सारी किताबें हैं, तो उनमें से एक किताब है आपकी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जंगल लूर है, ट्री टॉप है, काफ़ी सारी इनकी किताबें हैं। तो आपको पूछेगा किस किताब में उल्लेख किया है बगवाल मेले का, तो वो है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पंचेश्वर नामक स्थल निम्न में किन नदियों का संगम होता है? तो देखिए, पंचेश्वर जो जगह है यहाँ पर आपकी काली और सरयू नदियों का संगम यहाँ पर होता है। ठीक है, और एक प्रसिद्ध मंदिर भी पंचेश्वर में स्थित है, चौमुहू देवता का मंदिर। ठीक है, चौमुहू देवता का मंदिर कहाँ है? ये भी आपके पंचेश्वर में स्थित है। ठीक है, चौमुहू देवता को पशुओं का रक्षक देवता माना जाता है, तो इनका मंदिर भी आपके पंचेश्वर में है, चौमुहू देवता मंदिर। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज का। आज हमने यहाँ पर 21वां भाग हमने कवर किया, ठीक है, और 1050 प्रश्न हमने कवर कर दिए। हमारा जो 9वां अध्याय चल रहा है वो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चंपावत तक हमने क्वेश्चंस को कवर कर दिया। अब आपका केवल उधम सिंह नगर बचता है और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर था, सबसे बड़ा चैप्टर, ये कवर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चला कि आपके सारे जो जिले थे वो आपके क्वेश्चन की फॉर्म में कवर हो गए। तो आपने अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर किया, आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से यहाँ पर नोट किया, अच्छे से इनका रिवाइज किया, तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है, पूरी जो किताब है, अभी तक हम जो आ गए हैं 9वें अध्याय तक, सारे चैप्टर के अंदर आपके प्रश्नों के फॉर्म में परीक्षावाणी के नोट्स आपके बन चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा होगा। साथ ही एक और चीज देखिए, अब आपका जो इलेक्शन थे वो खत्म हो चुके हैं, 10 मार्च भी आने वाला है। उसके बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। जैसे आयोग भी कह रहा है, न्यूज़पेपर में भी एक खबर छपी कि 12 मार्च के बाद आयोग आपके कभी भी पेपर करवा देगा। आयोग आपको मात्र 14 दिन पहले बताएगा कि 14 दिन बाद आपका पेपर है। तो अपनी तैयारी को पूरा रखें। उत्तराखंड का हमारा पूरा सीरीज यहाँ पे चल रही है, आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। आप अपनी जो अच्छे से तैयारियां हैं, अगर आपने पहले से पढ़ लिया है, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है, पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर रहे। आपको 14 से 15 दिन पहले ही आयोग बताएगा कि आपका पेपर होगा अगले इस तारीख को। इसके अलावा उत्तराखंड आपका चल ही रहा है। फ्रेंड्स कह रहे थे कुछ की हिंदी और जीके के लिए, तो देखिए जीके की सीरीज हमारी चल रही है। आधुनिक भारत हम पढ़ चुके हैं, भूगोल को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, और जो जीके के आपके अदर टॉपिक्स हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो या मेडिवल हिस्ट्री हो, आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि उनकी आपकी मास्टर वीडियोज आएंगी। पूरी एनसीईआरटी हम एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिससे आपका अच्छे से सभी क्वेश्चन एक सिंगल वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो उनके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो आपकी वीडियोस आ जाएंगी। तब तक आप आपका जो जीके है, जो हमारी भूगोल वाली चल रही है, उनको सीरियल वाइज फॉलो करते रहें, और साथ में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के ऊपर भी अभी काम चल रहा है। जल्दी ही आपकी हिंदी की वीडियोस जो दोबारा से कंटिन्यू यहां पर हो जाएंगी, ताकि आपके जो पूरा सिलेबस है वो आपका अच्छे से कवर हो सके और एग्जाम में आपके काफी ज्यादा अच्छे स्कोर आप वहां पे कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज से फायदा हो रहा होगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।